गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। अभी तक बहुत सारी पढ़ाई आपको दी जा चुकी है। अब डिपेंड ये करता है कि आप लोगों ने इसे कहाँ तक ग्रैस्प किया। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, कहने का मतलब है करना तो सभी को है, ठीक है, लेकिन उसको लेकर के क्वालिफाई करने के लिए कितने लोग पॉजिटिव हैं और कितने लोग फोकस्ड हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं तो तैयारी करने का मतलब ही होता है कि वो चीज़ आपका अप टू मार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कहने का तैयारी कर रहे हैं लेकिन तैयारी हो नहीं पा रही है, एक्सक्यूज़ दे रहे हैं बहुत सारा। तो एक चीज़ फैक्ट है, एग्ज़ाम्स का नेचर होता है आना और जाना, और एक्सक्यूज़ का अपना नेचर होता है हमेशा बहाना बनाना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म सिर्फ डालते रहना है, एग्ज़ाम्स को लेकर एक्सक्यूजेस सिर्फ देते रहना है, या प्रॉम्प्टली अपने तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारी बातें तो हो गई आपको समझाने की, लेकिन हम लोग आज पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये था कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस कितने चीज़ों पे किया है आपने, ये अब डिपेंड करता है। बेहतर प्रैक्टिस होगा तो ही बेहतर रिजल्ट आना है। तो आज से हम लोग कुछ कॉमन ईयर का सीरीज़ करेंगे क्लास में, ठीक है। जैसे आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वर्ब चैप्टर्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्हें वर्ब का ये सारा क्वेश्चंस का रूल्स पता होगा, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो रूल्स भूल चुके होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो रूल्स आज नया सीखेंगे। तो तीनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को नहीं करना है, आज 15 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 15 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं तो एग्ज़ाम्स में वर्ब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपका सॉल्व हो जाना है, बशर्ते कि आप इस वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखें। जिस तरह से आप लोग गेम्स देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उसी तरह से इस वीडियो को भी एंड तक देखिए, तो ही आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का कॉमन ईयर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ब्रैकेट में लिखा गया है वर्ब। तो कॉमन ईयर्स जो होता है ना, ये रूट होता है, आप इसको कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर जो होता है उसका ये एक रूट है। ये कहने का है कि हाँ कॉमन ईयर्स सॉल्व करके हम और फर्दर क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये बस कहने की चीज़ है। लेकिन आप अगर मेरी बात माने, अपने टीचर की बात माने, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कॉमन ईयर्स को सीख कर। अगर आप इसे सीखते हैं तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, फीलर्स, क्लोज टेस्ट, इन सब में ये बेनिफिशियल होता है। यहाँ तक कि सेंटेंस कनेक्टर हो, मैच द फॉलोइंग हो, इन सब में इसका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं फिर समझा देता हूँ कि ये जो क्लास है ये 15 रूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। 15 क्वेश्चंस है, आपको इस 15 क्वेश्चंस को ही करना है, और आपके वर्ब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो सारा का सारा क्लियर हो जाना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, You must not held in high esteem those who are dangerous to our society। इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया कि आपको उन लोगों को ऊंचे दर्जे में नहीं रखना चाहिए जो लोग हमारे समाज के लिए खतरा हैं, ये खतरा होते हैं। ये सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ। अब हमें तो हिंदी मीनिंग से मतलब है नहीं, हमें तो रूल्स में देखना है ईरर कहाँ है। तो गौर कीजिए, यहाँ लिखा है यू मस्ट। मस्ट का मतलब क्या हो गया, मॉडल वर्ब। और हम लोग ये जानते हैं, आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया भी गया है, ठीक है, कि मॉडल्स के साथ V1 आता है, ठीक है। तो यहाँ मस्ट लगा तो आगे जो वर्ब होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए था, V1 फॉर्म में। तो वहाँ हेल्ड लिखा है, हेल्ड V2 फॉर्म होता है होल्ड का। होल्ड का V2 और V3 क्या होता है, हेल्ड। तो यहाँ होना क्या चाहिए था, V1। तो V1 का मतलब है यहाँ होल्ड होना चाहिए था, और लिखा क्या मिला, हेल्ड। दैट मीन्स ए सेक्शन मेरा गलत है। आंसर क्या लेंगे, ए सेक्शन। ये हो गया मेरा सही। तो ध्यान फिर क्या रखना है आपको कि मॉडल्स अगर हो ना, मॉडल्स कैन, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, यूज टू, नीड टू, हैड टू, और क्या कहते हैं फर्दर, क्या कहते हैं डेयर टू। तो ये सारा जो वर्ड होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉडल्स। और मॉडल्स के साथ क्या यूज करना होता है, V1, ठीक है। चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं। द प्रॉब्लम्स दैट आवर कंट्री हैज़ एंड विल फेस are the outcome of the selfishness of our so called saviors। saviors मतलब होता है जो आपको बचाने का काम करे, सुरक्षा देने का काम करे। एक तरह से इसको हम लोग हीरो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सेंटेंस लिखा गया, ठीक है। फिर हमें देखना है ईरर कहाँ है। तो देखिए अभी जो बोलने आ रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से समझिए। एंड, किसी भी सेंटेंस में एंड लिखा मिले, और लिखा मिले, नॉर लिखा मिले,
या देन लिखा मिले, ये 4 वर्ड, एंड, और, नॉर, देन। तो ये 4 जो वर्ड होता है ना, हम इसके साथ आगे और पीछे रिलेशन सेम चेक करते हैं। जैसे देखिए, हमें यहाँ एंड लिखा मिला और एंड के बाद लिखा विल फेस, एंड के बाद लिखा शैल विल, और शैल विल अपने साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, V1 फॉर्म, तो यहाँ फेस V1 फॉर्म लिखा। तो एंड के बाद वर्ब आया, तो हमें एंड के ठीक पहले चेक करना है कि वर्ब कहाँ आया और किस फॉर्म में आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंड के पहले हैज़ लिखा, और हैज़ या हैव अपने साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है, तो थर्ड फॉर्म लेता है। ठीक है, और यहाँ देखिए तो थर्ड फॉर्म यूज किया है, बिल्कुल ही नहीं, मतलब गलती वहीं पे है। एंड के पहले और एंड के बाद में रिलेशन हमेशा सेम होता है। तो एंड के बाद शैल विल लिखा और उसके साथ V1 आता है, तो V1 यूज किया शैल विल के साथ। तो एंड के पहले हैज़ लिखा, तो हैज़ अपने साथ V3 लेता है, तो यहाँ V3 भी आना चाहिए। तो जो वर्ब यहाँ होगा, इसी वर्ब को हम लोग यहाँ थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ क्या होना चाहिए, हैज फेस्ड एंड विल फेस, ये हो गया मेरा सही सेंटेंस। ये दोनों रूल समझ में आ चुका होगा अभी तक आप लोगों को। चलिए देखते हैं नंबर 3, बीइंग वेरी ऑफ एन एल। छोड़िए इस क्वेश्चन को, छोड़िए, हम लोग चलते इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, स्कूल्स ऑफर मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीटिंग हेल्पफुल पीपल। आगे क्या लिखा, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेराइटी ऑफ पब्लिक करियर्स। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, सेंटेंस के हर एक पार्ट में ढूंढेंगे ईरर कहाँ है, जबकि ईरर बहुत ही कॉमन सा है, बहुत ही सिंपल सा है। हमें सेंटेंस में एंड लिखा मिल गया फिर। ठीक है, तो यहाँ रूल क्या समझाया गया कि एंड के पहले और एंड के बाद में रिलेशन सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ एंड के बाद लिखा ऑब्टेन, तो ऑब्टेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V1 फॉर्म। एंड के पहले चेक करेंगे हम, यहाँ क्या लिखा है, रीडिंग, रीडिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, V4। इसके पहले चेक कीजिए क्या लिखा, मीटिंग, मीटिंग क्या हो गया, V4। तो एंड के पहले V4, तो एंड के बाद भी V4, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऑब्टेनिंग, यहाँ V4 कर लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब मेरा आंसर क्या मिला, C। तो एग्जाम में यही पॉइंट्स आपको याद रखना है। एंड का रूल ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत सारे एग्जाम से पूछा जाता है, और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी नज़र वहाँ जा रही है या नहीं, आपने इस तरह से प्रैक्टिस किया है या नहीं, ये सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बीइंग वेरी ऑफ एन एल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, ही हैज़ नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क और डू मच ऑफ इट इन फैक्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन में फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, ढूंढेंगे हर सेक्शन में ईरर का है, लेकिन अभी आपको क्या बताया गया था, एंड, और, नॉर, देन, इन 4 वर्ड्स के पहले और बाद में रिलेशन सेम होना चाहिए, हमें वो चेक करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ और लिखा मिला, जब रूल जो समझाया गया वो लिखा मिल गया, तो हमें बस उसी पे फोकस करना है। ठीक है, चलिए और के बाद लिख रहा है डू, डू मतलब V1। ठीक है, तो और के पहले हम लोग देखेंगे वर्ब किस फॉर्म में यूज किया। चलिए देखिए, तो और के पहले वर्ब किस फॉर्म में यूज किया, फिनिश, फिनिश भी क्या है, V1। लेकिन ध्यान दीजिए, फिनिश के पहले क्या लिखा है, टू, टू फिनिश, एंड और के पहले टू V1 है, तो और के बाद भी टू और V1 ही आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ जो और डू लिखा था, यहाँ होना क्या चाहिए था, और टू डू, टू डू। अब ये मेरा सेंटेंस क्या हो गया, सही। मतलब आंसर मेरा क्या था, D सेक्शन में ईरर था। फिर से समझ लीजिए, एंड और नॉर देन के पहले और बाद में वर्ब का जो फॉर्म आएगा या एडजेक्टिव का जो डिग्री होगा वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है और हर एग्जाम में SSC में आपको मिल जाएगा देखने को। बीइंग अ रेनी डे, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बरसात भरी दिन होने के कारण विजय ने घर पे रहने का निर्णय किया। ठीक है, और अपने काम को करने का सोचा। ये इस सेंटेंस का हिंदी है। हमें क्या देखना है कि जब भी सेंटेंस बीइंग से शुरू हो जाए, ठीक है, जब भी सेंटेंस बीइंग से शुरू हो और डे या नाइट के बारे में चर्चा करे, बीइंग से शुरू हो, डे और नाइट के बारे में चर्चा करे, तो हमें सिर्फ बीइंग के पहले इट को प्लेस करना होता है। बीइंग के पहले क्या करना होता है, इट को प्लेस कर लेना होता है। इट लगा लेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब इट लगाते क्यों है, तो ध्यान देने की बात है कि जब भी हम लोग कहते हैं रेनी डे, स्टॉर्मी नाइट, ठीक है, इस तरह का जो वर्ड बोलते हैं, तो ये हो गया डे या नाइट, ये हो गया समय, और समय का सब्जेक्ट क्या होता है हमेशा, इट। इसलिए हम लोग इस सेंटेंस में इट लगाते हैं और सेंटेंस को सही करते हैं।
आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द पीएम सेड दैट हिज पार्टी वुड नॉट रिपीट द मिस्टेक डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। मिस्टेक डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, तो यहां गौर करना क्या है कि मिस्टेक के साथ क्या यूज किया है, वर्ड डन। तो मिस्टेक को कभी भी हम लोग डन नहीं करते हैं, मिस्टेक के लिए जो वर्ड होता है वो हम लोग यूज करते हैं मेक। हम लोग बोलते हैं मेक अ मिस्टेक, मतलब गलती करना या गलती हो जाना, ठीक है। तो मिस्टेक के लिए कभी भी डू वर्ब का यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, मेक वर्ब का। तो यहाँ डन V3 फॉर्म में यूज किया था, डू का ही फॉर्म है जो कि गलत है, तो इसे हटाएंगे और यहाँ मेक होना चाहिए। तो मेक का V3 यहाँ क्या यूज करेंगे, मेड, मतलब मेरा सी सेक्शन गलत था। मिस्टेक के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, मेक वर्ब का, ना कि डू वर्ब का। ठीक उसी तरह से जब बोला जाएगा मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूं, मैं टेस्ट दे रहा हूं, तो टेस्ट और एग्जामिनेशन देने के लिए हम लोग गिव वर्ड का यूज गलती से करते हैं, जो कि गलत है। सही यूज क्या करते हैं, टेक। जैसे आई एम गोइंग टू टेक माई एग्जामिनेशन, आई एम गोइंग टू टेक माई टेस्ट, ये होता है सही, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओनली वन डिस्प्यूट हैज सेटल्ड, सॉरी यहाँ पे बीन छूटा हुआ है, only one dispute has been settled and others left to both the parties। देखिए सेंटेंस में फिर एंड आ गया, तो एंड का रूल क्या समझाया गया कि एंड के पहले और एंड के बाद में रिलेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए गौर करके देखिए, यहाँ लिखा हैज बीन सेटल्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया। हैज हैव के साथ अगर बीन लगे और V3 है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है, ठीक है। बोल रहा है कि एक विवाद को निपटाया जा चुका है, हिंदी सही है या गलत है, एक विवाद को निपटाया जा चुका है, हिंदी तो सही है। जब एंड के पहले पैसिव वॉइस लिखा और हिंदी सही है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, पैसिव वॉइस ही आएगा और वो सही होगा, ठीक है। लेकिन गौर कीजिए यहाँ क्या लिखा, अदर्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या हो गया, V2, V2 मतलब एक्टिव वॉइस हो गया और ये गलत हो गया, इसे पैसिव में होना चाहिए था। और पैसिव में होने के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर, अदर्स हैव बीन लेफ्ट, हैव बीन जोड़ लेंगे, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। मतलब आंसर क्या था मेरा, इसका भी सी सेक्शन गलत था, सी हो गया मेरा आंसर। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही डज नथिंग बट टू फाइंड फॉल्ट्स, इतने ही से बन जाएगा। ये टेंस का सबसे इजी रूल होता है। टेंस का रूल होता है कि जब किसी सेंटेंस में डू डज डिड के साथ नथिंग का यूज कर दें तो आगे बट और V1 आता है। रूल देखिए, जब भी सेंटेंस में डू डज या डिड के साथ नथिंग लिखा हो तो आगे क्या आएगा, बट और V1। तो आगे क्या आया, बट और क्या चाहिए, V1, और यहाँ लिखा क्या है, टू V1, यहाँ से टू को हटाएंगे, सेंटेंस सही हो गया। आइए समझ में। जब भी हम लोग क्या बोलेंगे, डू डज डिड सेंटेंस में लगा देंगे और उसके बाद नथिंग का यूज कर देंगे तो आगे सेंटेंस में बट और V1 का रिलेशन होता है। इसके अलावा कुछ भी लिखा हो तो समझिए वो गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शैल यू लाइक टू एक्कम्पनी अस, मतलब क्या हुआ, क्या आप हमें अपना साथ देना पसंद करेंगे। तो जब भी सेंटेंस में लाइक टू लिखा मिल जाए, लाइक टू लिखा मिल जाए तो सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वुड मॉडल्स का यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या लगना चाहिए, वुड, और यहाँ लिखा क्या है, शैल। होना क्या चाहिए, वुड यू लाइक टू एक्कम्पनी अस, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शैल की जगह वुड, ठीक है। आप लोग बोलचाल में यूज भी करते हैं, आई वुड लाइक टू से, तो लाइक टू बोले तो सेंटेंस में हम लोग कौन से मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हैं, वुड। वुड यू लाइक टू कम हियर, वुड यू लाइक टू सिट देयर, वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो लाइक टू लगे तो उसके लिए मॉडल्स का यूज होता है वुड। इसके अलावा कोई भी वर्ब यूज करे तो समझिए वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, गोइंग टूवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे, समबडी नॉक्ड एट द डोर। उन लोगों की ओर ट्रे में चाय लेकर जाने के ही दौरान किसी ने दरवाजे पे दस्तखत दे दिया। ये सेंटेंस का हिंदी है। तो इस तरह का जब सेंटेंस मिले ना तो ध्यान क्या रखना है कि जब सेंटेंस V4 से शुरू हो, गोइंग मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जब भी सेंटेंस V4 से शुरू हो तो आपको क्या चेक करना है, कॉमा के ठीक बाद में क्या लिखा है, कॉमा के ठीक बाद में क्या लिखा है। जो भी चीज़ लिखा होगा इसे हम लोग यहाँ प्लेस करेंगे बिगिनिंग में और हिंदी निकालेंगे। हिंदी सही आया तो आंसर क्या हो जाएगा, नो ईदर। हिंदी गलत आया तो आंसर मेरा ए सेक्शन होगा, ठीक है। चलिए मिला के देखते हैं। समबडी है कॉमा के बाद, समबडी को यहाँ रखेंगे। समबडी गोइंग टूवर्ड्स देम विद सम कप ऑफ टी, मतलब कोई है जो उन लोगों की ओर चाय लेकर जा रहा था। समबडी नॉक्ड एट द डोर, और कोई है जो दरवाजे पे दस्तखत दे दिया। मतलब क्या है कहने का
कि हम चाय लेकर जा रहे हैं और हम ही दरवाजे पे नॉक कर दिए। सेंटेंस सही है। हम उन लोगों की ओर जा रहे हैं चाय लेकर और हम दरवाजे पे दस्तखत दे दिए, गलत हो गया ना हिंदी। कहने का मतलब क्या था कि हम जा रहे थे और किसी दूसरे ने दरवाजे पे उसी समय क्या किया, दस्तखत दे दिया। तो जब हिंदी गलत हो तो आंसर क्या लेंगे, ए सेक्शन। यहाँ पे मेरा आंसर क्या बन गया, ए। अब यहाँ पर सेंटेंस को सही करने के लिए क्या यूज करेंगे, वाइल आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स देम, वाइल ही वॉज गोइंग टुवर्ड्स, सी वॉज, मतलब कोई भी एक यहाँ सब्जेक्ट हम खुद से जोड़ देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है सेंटेंस, इफ यू एपोलोजाइज फॉर हैविंग फेल। हैविंग कहीं भी लिखा हो उसके बाद हमेशा हम लोग V3 का यूज करते हैं। ये भी चीज़ आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। हैविंग प्लस V3 मतलब क्या होता है, के बाद। ठीक है, अगर आप माफ़ी मांगते हैं अपने वादे में विफल होने के बाद, ठीक है, तो आपके दोस्त जो है वो आपको निश्चित तौर पर माफ़ी दे देंगे। यही सेंटेंस का हिंदी हुआ। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना था कि हैविंग लिखा मिले कहीं भी तो उसके बाद वर्ब किस फॉर्म में आता है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये तो हुआ 11 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे अभी, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। लेकिन इसे करने से पहले एक बात मैं आप सभी लोगों को समझा देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपको अशोक कुमार सिंह के बुक से, मिरर ऑफ कॉमन ईरर। ठीक है, बुक का नाम है और इसी बुक को आपको कवर करना है। अगर आप इस बुक को कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई परेशानी आने वाली है। ये सिर्फ कॉमन ईयर का ही बुक है, लेकिन आप इस बुक को अगर कवर कर लेते हैं तो फिर से समझ लीजिए कोई भी एग्ज़ाम ऐसा ना होगा जिसमें आप इंग्लिश को अच्छे नंबर से क्वालिफाई ना कर सकें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारा सजेशन देते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनका एडवाइस अलग होता है, सजेशन भी अलग होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है वो यही कि आप इस बुक से क्वेश्चन को कर लीजिए चैप्टर वाइज। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें डाला गया, आप उसे कर लीजिए और आप देखिए अपने आप को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इस 4 क्वेश्चन को करते हैं। द रेडियो ब्रॉडकास्टेड, हम लोग ये पढ़ें कि वर्ब के सेकंड फॉर्म में ईडी लगा लेते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट ये दो ऐसा वर्ब है जिसमें हम लोग ईडी नहीं लगाते हैं। ठीक है, V1 हो, V2 हो या V3 हो, तीनों में इसे सेम रखेंगे। मतलब है कि टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट में ईडी नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा, ब्रॉडकास्टेड, यहाँ से ईडी हटा लीजिए, सेंटेंस सही हो गया। आया समझ में? कभी लिखा रहेगा द क्रिकेट मैच विल बी टेलीकास्टेड, गलत, विल बी टेलीकास्ट, ये होगा सही। तो टेलीकास्ट फोरकास्ट में ईडी नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ही विल प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे विल ज्वाइन दिस कंपनी। नरेशन आपका अभी हाल में ही खत्म हुआ है चैप्टर, तो नरेशन में भी रूल पढ़ाया गया था कि सजेस्ट और प्रपोज्ड कहीं भी लिखा मिले तो इसके बाद जो वर्ब होगा ना वो हमेशा शुड और V1 फॉर्म में होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी लिखा मिले तो गलत। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा, प्रपोज, तो शैल भी लगा तो V1 ही आएगा। ठीक है, तो सजेस्ट हो या प्रपोज ये अपने साथ क्या लेता है आगे, शुड प्लस V1। गौर कीजिए, इसके बाद वर्ब यहीं आया और यहाँ क्या लिखा है, विल प्लस V1, तो यहाँ विल को हमें क्या यूज करना होगा, शुड। ठीक है, ये विल गलत है, यहाँ शुड V1 कर लेंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। आ गया समझ में? ये सब रूल फिर समझाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आप देखिए समझिए और एक बार प्रैक्टिस जरूर से कीजिए इसके ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो इन आवर कंट्री। तो ध्यान क्या रखना है, ये रूल आपको पढ़ाया गया था कि सेंटेंस में कहीं भी लेट लिखा मिले, बिड लिखा मिले, मेक लिखा मिले, वॉच लिखा मिले या सी लिखा मिले, लेट, बिड, मेक, वॉच, सी, हियर, बिहोल्ड, ये सारा जो वर्ब है इसके साथ रूल क्या बताया गया था कि V1 लगाते हैं। ये बेयर इन्फिनिटिव्स होता है, इसके साथ टू का यूज नहीं करते हैं। गौर कीजिए, लेट लिखा और आगे इसके साथ क्या यूज किया, टू V1, यहाँ से टू हटा लीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग। हंग का मतलब क्या होता है, टांग देना, लटका देना। तो दो तरह से हम इसका यूज करते हैं, एक होता है लिविंग थिंग के लिए, दूसरा होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए। अगर लिविंग थिंग को टांगना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हैंग। नॉन लिविंग थिंग को टांगना हो तो उसके लिए भी V1 क्या होता है, हैंग। ठीक है, जब V2 और V3 में आते हैं तो ये अपना वर्ब फॉर्म चेंज करता है। ठीक है, जब आदमी के लिए हम लोग यूज करें, ठीक है, तो V2 और V3 क्या हो जाता है, हैंग्ड। और नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करेंगे V2 और V3 में, हंग। तो अब आप
आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्रिमिनल दैट मीन्स आदमी हुआ, और आदमी को बोल रहा है फांसी पे लटकाया जाना है, तो आदमी को जब लटकाएंगे दैट मीन्स लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग के लिए हमें क्या यूज करना था, हैंग्ड, और यहाँ यूज क्या किया, हंग, जो कि गलत है, यहाँ हैंग्ड कर लीजिए, हो जाएगा सही। समझ में आ गया। अगर क्लॉथेस कोई कपड़ा होता, घड़ी हो या नॉन लिविंग कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए हंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये हुआ 15 क्वेश्चन वर्ब से रिलेटेड। अब आपके ऊपर है, आप इसे कितने अच्छे ढंग से समझ रहे हैं, इसके ऊपर कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और प्रैक्टिस तो आपको कंटिन्यू करना ही चाहिए। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, कुछ नए कॉमन वर्ड्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए गुड बाय।